होते हैं, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एक वेबसाइट है ओवरलीफ के नाम से। हाँ, वैसे तो देखो हम ना टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं। टेक्स्ट इज बेसिकली लैंग्वेज, ठीक है। हम उसके अंदर बात कर रहे हैं, आप उसको लोकली भी कंपाइल कर सकते हो जैसे पाइथन वगैरह होता है वैसे। बट ओवरली बेसिकली आपका ऑनलाइन कंपाइलर की तरह हो जाता है। एंड पूरा टेक्स्ट को इंस्टॉल करना एंड उससे करना, क्योंकि आपको रेज्यूमे के लिए ही चाहिए सिर्फ। तो प्रॉपर वो नेसेसरी नहीं होता। ये पॉइंट। तो मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखने देना किसमें था वो। ठीक है, आपको ना रेज्यूमे की एक वैसे कॉपी तो आप सबमिट करोगे डिजिटल, एक ना फिजिकल कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक बार बना लेना इसको, देन बाद में कभी भी आपका चक्कर लगे तो मेरे को या मैम को, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ बाई चांस, तो मैम को आप सबमिट कर जाना एक बार, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो बेसिकली दिस इज ओवरलीफ, ठीक है। ये मेरे पास बेसिकली कोड होता है जो एडिटेबल होता है, तो कंपाइल करके मेरी पूरी प्रॉपर पीडीएफ बनती है। ये वाली पीडीएफ मैंने आपको भेजी भी थी। हाँ, ये वाली पीडीएफ भेजी थी, ठीक है। सो इसमें आपको करना है सिंपल सा, ओवरलिप पे जाना, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ये वाला जो कोड है, ये कोड मैं एज इट इज आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स है उनको एडिट करके अपने हिसाब से पूरा मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। अपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं याद है वो सब डाल देना, अपना एक्सपीरियंस बता देना, जो भी आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो। प्लस आप टैलेंट से भी, अगर आपको डेटा एनालिसिस में थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो टैलेंट से भी आप 6 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस अपने हिसाब से इसमें डाल देना, ठीक है। फिर सबमिट कर देना, जितना भी आपने एक्सपीरियंस इसमें पहले का डाला होगा वो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है बहुत, कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं, आई थिंक। कुछ पूछना है इसके बारे में? हाँ, यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, ये प्रोफाइल्स है। हम्म। इसमें ना दो चीज, रेज्यूमे में 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके ना रेज्यूमे जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह देते हो, 2 तरीके से सबमिट हो सकते हैं। एक तो जब आपने किसी उनके पोर्टल वगैरह पे रेज्यूमे अपलोड किया है, तो ये ना अपलोडिंग के हिसाब से है, ठीक है। जब भी आप कहीं पे वैसे प्रिंट आउट दे रहे हो, तो आप ना इस वाले का प्रिंट आउट नहीं देते हो कभी भी। द रीजन बीइंग कि इसके अंदर ना लिंक्डइन के क्लिकेबल लिंक्स है, यानी पॉइंट। प्रिंट होगा, क्लिकेबल नहीं रहेंगे, और सिर्फ लिंक्डइन और गिटहब लिखा होगा, आपके पास एक्चुअली लिंक्स नहीं होंगे। तो उस केस में आप क्या करते हो कि इसी के नीचे ना, मतलब लिंक्डइन और गिटहब यहाँ से हटा के नीचे लिंक्डइन हाइफन करके प्रॉपर लिंक टू योर प्रोफाइल। नहीं नहीं नहीं, इसी के नीचे जो नंबर, इसी के जस्ट नीचे, ठीक है ना। तो लिंक्डइन का प्रॉपर लिंक। एंड अगर लिंक्डइन का प्रॉपर लिंक लाइक बड़ा हो रहा है, आपने यूजर नेम वगैरह थोड़ा बड़ा है, तो व्हाट यू कैन डू इज लिंक्डइन स्लैश डाल के देन यू कैन जस्ट गिव द यूजर नेम एज वेल, ठीक है। सेम विद लिंक्डइन, सेम विद गिटहब। नीचे जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो ये भी ना क्लिकेबल है ये सारे। तो इनमें भी आप सेम चीज करते हो, जब अपलोड कर रहे हो तो इट इज फाइन, वरना आप अलग से लिंक डाल देते हो उसमें, ठीक है। थोड़ा सा उसे पढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसके अंदर, तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक मिनट रुकना। अ, ये वाले कोड में अगर हम बात करें, इसके अंदर देखो जैसे ये वेबसाइट वगैरह है, ठीक है। इसी के अंदर बस आप ब्रैकेट्स के अंदर अपना लिंक वगैरह डालोगे, यहाँ पे जैसे मैं रैंडम एक लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल से लिंक डाला, फिर इसको मैं रिकम्पाइल कर लेता हूँ। यहाँ देखो इस तरीके से लिंक भी आ जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्लिकेबल भी है, जब प्रिंट करोगे तो आपको लिंक मिल भी जाएगा। अब इस तरीके से लिंक डाल सकते हो, ठीक है। तो यार पूरा कोड मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सिंपल सा रेज्यूमे बिल्डिंग में इतना ही पार्ट है, ठीक है। इतना सा छोटा सा पार्ट है बस। और इसके अंदर बाकी वही है कि आप समरी वगैरह लिख लेना, यहाँ पे मैंने समरी में खाली छोड़ रखा है इसे, आप इसमें समरी ऐड कर देना। हाँ, मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ, रिव्यू डेफिनेटली, रिव्यू तो हाँ हाँ, रिव्यू तो डेफिनेटली करवा ही लेना। आप एक काम कर सकते हो कि आप 1 बजे तक तो टाइम निकाल के आए होगे टेस्ट के हिसाब से ना, तो अभी आप टेस्ट जब तक स्टार्ट नहीं होता, आपको ये वाला पार्ट देता हूँ, लैपटॉप लाए हो आप। हाँ, तो उसमें आप रेज्यूमे बिल्ड कर लो, मेरे को सबमिट कर देना, मैं साथ ही रिव्यू कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी अभी साथ ही आप उसे फिक्स करके फाइनल आपको हो ही जाएगा वाली चीज।
है ना? हाँ, ये मैं आपको भेज देता हूँ। अम, इसके अंदर हाँ, चलो मैं भेज देता हूँ, आप उसके बाद देख लीजिएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके? ये रिज्यूमे बिल्डिंग में इतना ही पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, बाकी इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो ये रिज्यूमे है ना, ये डिज़ाइन्ड है एज़ अ डेटा एनालिस्ट के लिए जब आप जाते हो, ठीक है? तो उसके हिसाब से डिज़ाइन्ड है, स्किल्स वगैरह एंड एवरीथिंग। आपको पता ही होगा कि जब भी आप जॉब जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से रिज्यूमे में चेंजेस होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, 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 तभी एटीएस में वो पास होता है। तो जो ये रिज्यूमे है, डेटा एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी सही है, कोई इश्यू नहीं आता इसमें, ठीक है? बट अगर आप किसी और चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके हिसाब से फिर इसमें आप मॉडिफिकेशन करोगे। रहेगा पॉइंट्स? हाँ, स्किल्स में, समरी में, प्रोजेक्ट्स में इनफैक्ट चेंज होते हैं एंड आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस दिखाते हो सिर्फ कि मान लो आपने 3 जगह पे काम किया। पहले आप कहीं पे मैनेजमेंट में थे, देन आप लेट्स से आपका एग्जांपल लेते हैं, आप टीचर हो अभी, है ना? देन आपने यहाँ डेटा एनालिसिस पैनल में काम किया, ठीक है? तो आप अगर एज़ अ डेटा एनालिस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो आप मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस वाला डाल सकते हो। टीचर वाला एक्सपीरियंस में आपको थोड़ी-सी मॉडिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप डेटा एनालिसिस पढ़ाते थे या उस तरीके से, वो थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। बट एज़ आपने टीचर डाला, तो आप फिर मैनेजमेंट वाला तो देखो डल ही सकता है, मैनेजमेंट वाला तो इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। टीचर वाले में आप टीचर की तरह रखोगे उसे, जो पैनल एनालिटिक्स वाला होगा, वहां पे आपने इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग टाइप में डाल सकते हो उसे। गेटिंग अ पॉइंट? कि आपका जो एक्सपीरियंस है आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा जिस भी तरीके आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है? एंड जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे पास 8-10 कंपनीज का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं अपने रिज्यूमे में जिस भी जॉब के लिए मैं आगे अप्लाई करूंगा, 2-3 लास्ट मतलब लेटेस्ट वाली भी 2-3 कंपनी वही डालूंगा जो उससे रिलेवेंट है। तो एक बार जब आपके इनफ एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो आप उस तरीके से करते हो, ठीक है? अभी अगर जैसे कितने 3-4 नहीं, नहीं, ईयर वाइज़ नहीं डिफरेंट कितनी प्रोफाइल्स अलग-अलग हैं? 3 प्रोफाइल्स हैं। इसको मिला के 4 हो गई। कौन-कौन सी हैं? एमआईएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। गॉट इट। ठीक है। अब एनालिटिक्स में डेटा एनालिसिस वाला हो गया। हाँ, तो आप देखो एक्सपीरियंस में ना आप सब कुछ नहीं डाल सकते। बस 4 साल का हो गया, ठीक है? मतलब सॉरी 4 प्रोफाइल्स हो गई हैं, ठीक है? उसी में आप थोड़ा-थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जो लास्ट वाली है उसको एज़ इट इज़ रखना, जैसे पैरेंट वाली लास्ट हो जाएगी अभी आपकी, उसको आप एज़ इट इज़ रखना, ठीक है? उसको थोड़ा-थोड़ा मॉडिफाई करके उसको आप डाल देना, रेलेवेंट लास्ट 3 दिखाते हैं ज़्यादातर, ठीक है? क्योंकि जिसका होता ही जब 3 या 2 है तो फिर उसको तो सब कुछ डालना पड़ता है। आपके पास एक का ऑप्शन आ गया है कि भई आप रिप्लेस कर सकते हो एक को ना, तो उस हिसाब से आप लास्ट 3 डालना, क्योंकि रिज्यूमे पे एक्सपीरियंस ना लास्ट 3 वाला ही मैटर करता है। उससे पहले आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है उस चीज़ का। तो अगर आप सब कुछ ही डालोगे, तो फिर तो भाई रिज्यूमे ही एक पेन सिर्फ एक्सपीरियंस का ही हो जाएगा। एंड रिज्यूमे जब 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है, इसके हिसाब से ना 2 पेज मैक्सिमम जाने चाहिए। ये 1.5 से 2 पेज, कोई फ्रेशर होता है उसके लिए तो 1 ही पेज रिकमेंडेड होता है। क्योंकि नहीं, नहीं, पॉइंट इज़ कई सारे फ्रेशर्स मैंने देखे हैं, वो भी 2-2 पेज के बना देते हैं। हाँ, क्योंकि वो वही प्रोजेक्ट डाल दिए, सर्टिफिकेशंस डाल दिए, अचीवमेंट्स डाल दी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो रिज्यूमे की लेंथ ना डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। हाँ, तो वो वाला पॉइंट होता है, फ्रेशर्स के लिए हमेशा 1 पेज का रिकमेंडेड होता है। 5-6 साल, 10 साल तक जो एक्सपीरियंस होता है, तो 1.5 से 2 पेज हो जाते हैं उसके। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर तो आपको रिज्यूमे की नीड ही नहीं पड़ती। अगर आपको 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, फिर तो रिज्यूमे की नीड ही नहीं पड़ती आपको। तो वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है? मैंने आपके ग्रुप पे आपको सैंपल डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल भेज दी है। उसके अंदर आपका प्रॉपर वाला कोड है, हाँ, आप चेक कर लो। प्रोजेक्ट्स आपके पास खुद के कुछ बिल्ड प्रोजेक्ट है, वो भी डाल सकते हो। 8 से 10 मत डालना, 4-5। ओके। नहीं, आप डाल तो उन्हें भी सकते हो, बट द पॉइंट इज कि 2 तरीके से प्रोजेक्ट क्लासिफाई हो सकते हैं, ठीक है? एक तो आपने जो सीखने वाले प्रोजेक्ट होते हैं कि आपने कोई बेसिक सी चीज बनाई, जिस टाइम पे आप सीख रहे थे वो चीज, ठीक है? वो वाले प्रोजेक्ट्स नहीं डालते हैं। और कोई फाइनल पर्टिकुलर आपके पास प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, यानी पॉइंट ना, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो। 2 प्रोजेक्ट्स आपके पास ऐसे वाले हैं, ठीक है? बाकी आप फिर और क्या कर सकते हो, जो मैंने फाइनल प्रोजेक्ट्स दिए, वो ना एक बेस लेवल है, ठीक है? उसके ऊपर आप कुछ और बिल्ड करके, यानी ये पॉइंट फाउंडेशन मैंने आपको दी है, उसके बाद आप 1-2 चीजें बिल्ड कर लो, जैसे डैशबोर्ड, पावर बीआई का जैसे प्रोजेक्ट था, उसमें डैशबोर्ड हुआ, तो उसके हिसाब से आप पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके उसको डाल सकते हो, ठीक है? बाकी आप इनफ नॉलेज है आपके पास, हमने 1 महीने में अपना कोर्स खत्म किया था, तो आप और प्रोजेक्ट इजीली बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो अभी टेस्ट हो जाएगा, तो रिज्यूमे वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है? मैं आपका टेस्ट का रिजल्ट फिर हाँ जी गुड़गांव जाएगा, चेक वगैरह होके आएंगे वो पेपर्स,
एंड उसके जैसे रिजल्ट आता है फिर मैं आगे आपको प्लेसमेंट वाला वाला स्टार्ट करवा दूंगा, है ना? ये तो मैंने आपको सैंपल नोट्स भेज दी है, मिल गई होगी आपको आई गेस, राइट? पर आप ओवरलिप वगैरह ऑन करके उसे प्रॉपर्ली चेक कर लो कि समझ आ रही है आपको कंसेप्ट या नहीं, ठीक है? फिर आप आराम से उधर बैठ के बना लीजिएगा, यहाँ पे तो क्लासेस वगैरह होंगी और, है ना? नहीं, यहाँ पे क्लासेस वैसे 10 ओ क्लॉक होनी थी, वो गायब है, अभी से कॉल करूंगा कहाँ है कहाँ नहीं। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास 12 है। हाँ, टेस्ट यहीं पे हो जाएगा, आप आराम से दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती नहीं यहाँ पे। नहीं, आप एक बार देख लो चीज़ों को और लेट मी नो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। आपकी 2 तरीके की क्लासेस होंगी, एक तो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, वो तो गुड़गाँव ही होंगे, वो जाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह की जो क्लासेस होती हैं, वो आप चाहो तो ऑनलाइन ले सकते हो, वरना आप गुड़गाँव जाके भी ले सकते हो, क्योंकि वो प्लेसमेंट पूरा वाला पूरा पार्ट ना गुड़गाँव से ही मैनेज होता है एक्चुअली। तो आपके पास ऑप्शन होगा ऑनलाइन लेने का या फिर गुड़गाँव जाने का, राइट? आई वुड प्रेफर कि हाँ। हाँ, हाँ, वो आप जो भी हाँ जी। हाँ। हाँ, वही मैं कह रहा था कि जो भी वहाँ पे आपको टीचर अलॉट होगा, जो भी होगा, उससे आप कोऑर्डिनेट कर लेना वो चीज़ तो फिर आराम से, है ना? बाकी जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला पूरा पार्ट है, वो फिर विनीत सर ही आगे हैंडल करेंगे, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, मेरे को बोल देना, मैं भी विनीत सर को ही बोलूँगा, आप डायरेक्टली विनीत सर को बोल लेना, सेम बात पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ, जितना भी क्लासेस वगैरह वाला पूरा पार्ट है, वो मैं वहाँ पे मतलब वो एक्चुअली ना हमारे 3 ब्रांचेज़ हैं, तो वो हेड हैं, मतलब टाइल एनालिटिक्स के ओनर ही वही हैं, ठीक है? बाकी उनके नीचे फिर अंडर और लोग होते हैं, तो गुड़गाँव वाला जितना भी पार्ट है, वो विनीत सर ही हैंडल करते हैं। हाँ, क्योंकि वो वहीं पे बैठते हैं। हाँ, ये बाकी यहाँ पे फिर मैं मैनेज कर लेता हूँ, बाकी मैम वगैरह हैं, जो वैसे और चीज़ें होती हैं, वो मैनेज करते हैं। जितने भी क्लासेस वगैरह वाला पार्ट है, वो मैं मैनेज करता हूँ और विनीत सर तो फिर मतलब हम सभी विनीत सर को रिपोर्ट करते हैं। वहाँ पे फैकल्टी कुशल सर हैं, एक विशाल सर हैं, ठीक है? और आई गेस एक आशुतोष नाम है सर का, ठीक है? तो हाँ, बेसिकली वो हेडक्वार्टर है ना, वहाँ पे क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ 30-35 है मेरे अंडर, ठीक है? 37 के अराउंड है मेरे पास। वहाँ पे स्टूडेंट्स दोस्तों के प्लस है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं। हुँ, प्लस वहाँ पे वो वाली सारी क्लासेस भी तो होती है ना प्लेसमेंट ट्रेनिंग वगैरह वाली, तो वहाँ पे उनको अलग वो हो जाते हैं ना टीचर्स फिर उनके, तो वो वाला भी आ जाता है। तो आपको जो टीचर लोग ये वाली क्लासेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये ना आपकी स्पेशलाइज्ड क्लास होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि भई एक पर्टिकुलर सिलेबस है, तो ऐसा नहीं होता। ये आपके ऊपर मतलब टीचर आपके साथ बैठेगा एंड जैसा भी आपका जो भी चल रहा है, उसके हिसाब से पहले आपको जज करेगा, फिर उसके हिसाब से जो-जो बताना है आपको, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो सब होगा, पर्सनलाइज़ होती है पूरी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप जब भी फ्री हो, आप मतलब टीचर से कोऑर्डिनेट करते रहो, जब आप दोनों फ्री हो, आप क्लास शेड्यूल करवा सकते हो। हाँ, भैया इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस पॉसिबल नहीं है ना कि कोई किसी कैलिबर पे है, कोई किसी कैलिबर पे है। हाँ, ये जो डेटा एनालिसिस का कोर्स है या डेटा साइंस का हो गया, ये तो स्टैंडर्डाइज़ है, तो इसमें तो फिर वैसे क्लासेस होती हैं।
एज अ डेटा एनालिस्ट आप एमआईएस का इसमें डाल सकते हो, ठीक है, वो सपोर्ट करेगा आपको इजीली। एंड जो आपने जिस इंस्टीट्यूट में पाइथन इंस्ट्रक्टर का काम किया था ना, उसको, या फिर अभी आप जीएस आईपी में हो ना, अभी वाला आप डाल दो, आई थिंक इंस्टीट्यूट वाले को स्किप कर दो। हाँ, 3 years का ये वाला डाल दो। एंड इसमें ना थोड़ा सा इस तरीके का डाल देना कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो जो प्रैक्टिकल वगैरह वाला पार्ट था वो ज्यादा हैंडल करते थे एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, हाँ वो बेस्ट है। आप मेन पोजीशन अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जाओ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप डाल सकते हो। हाँ, दिखा दो दिखा दो। श्योर। अच्छा, आप अपना रिज्यूमे दिखा दो, मैं उसी को जज कर लेता हूँ कि वही सही है या फिर नहीं, क्योंकि आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी ज्यादा। हाँ हाँ श्योर। नहीं, गॉट इट। लुक्स गुड। प्रॉपर वर्ड है ये क्या है? लाइक नहीं, टेक्स्ट सिलेक्टेबल है? Um, एक- शायद से मैंने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, उसमें आपके रिज्यूमे में किसी लिंक पे क्लिक कर दिया शायद से मैंने। ब्रेकअप टेक्स्ट है ये। हाँ, इसमें थोड़ी सी ना ये वाली प्रॉब्लम है कि जैसे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, पार्ट्स में सिलेक्ट हो रहा है ये। तो ये ना ग्रुप्ड टेक्स्ट होता है ये, कैनवा वगैरह के साथ आप किसी भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से बनाओगे ना, उसमें वाली प्रॉब्लम रहती है। प्लस जो आपका ये वाला पार्ट है, ये जो इधर एंड लाइन वाला पार्ट है, एटीएस सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा इशू कॉज करता है ये एक्चुअली ना। तो इट इज रिकमेंडेड कि जैसे मेरा वाला जो रिज्यूम ये एग्जांपल दिया, हाँ, इसमें ना दो सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं। देखो, एटीएस इज बेसिकली पाइथन की एक स्क्रिप्ट मान लो, उसे ये रीड करने में बहुत ज्यादा इशू आएगा। गेटिंग पॉइंट, अलग अलग टेक्स्ट है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ये, राइट। और इस वाले फॉर्मेट में देखो, मैं शुरुआत से सिलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा ना, डेटा पूरा एक मतलब पैटर्न में सिलेक्ट होता चला जाएगा जहां तक मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा। गेटिंग पॉइंट। तो ये वाला थोड़ा सा एटीएस में पास होना ज्यादा सिंपलर रहता है, देखो आपका पार्ट्स में सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, क्योंकि आप ऊपर से सिलेक्ट कर रहे हो, नीचे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, ये टेक्स्ट ग्रुप्ड होता है कैनवा के ऊपर ना। तो बाकी आपका रेज्यूमे ये वाला भी सही दिख रहा था, फिजिकल रेज्यूमे के लिए काफी अच्छा है ये। ऑनलाइन सबमिशन के लिए इट्स नॉट गुड। हाँ ठीक है, ये वाला सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि आप, अगर आप किसी एचआर वगैरह से आपका कोऑर्डिनेट हो ना, तो आप देखना, लाइक 80% ऑफ द रेज्यूमे इसी तरीके से बनते हैं आजकल। क्योंकि द पॉइंट इज, एक टाइम था जब एक्चुअल फिजिकल ह्यूमंस बैठते थे जो रेज्यूमे रिव्यू कर रहे थे। आजकल वॉल्यूम इतनी ज्यादा है, हाँ, वॉल्यूम इतनी ज्यादा है, तो रेज्यूमे में क्रिएटिविटी दिखाने का पॉइंट ही नहीं बचा है। जो वाली ये वाले रेज्यूमे थे, जब ह्यूमन रिव्यू कर रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छे थे भाई, ह्यूमन को पता लगता है कि हाँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन को पता लगता है इससे कि क्रिएटिविटी है, बंदा क्रिएटिव है एंड ऑल। आजकल फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये वाले फॉर्मेट आप ट्राई करना, ठीक है ना। तो क्योंकि एटीएस में पास नहीं होगा, और पॉइंट इज, जब फर्स्ट लेवल ऑफ एटीएस में ही पास नहीं हुआ एक रेज्यूमे, तो फिर आगे कॉल ही नहीं आएगा इंटरव्यू का, है ना। तो इस वाले को ट्राई करना, तो एक बार इसको ओवरलिफ्ट अप करके देख लो, ठीक है। बाकी आप चाहो तो वर्ड में भी अगर आप सेम फॉर्मेट बना सकते हो। हाँ, ये ओवरलिफ्ट मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा इजियर लगता है। हाँ, क्योंकि मेरे को वर्ड में वो चीजें इधर उधर भागती हैं, तो उससे थोड़ी सी मेरे को वो रहता है। ऐसा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ओवरलिप से ही करना है, ये वाला पार्ट ज्यादातर उसमें। बाकी अपना एक बार गिटहब और लिंक्डइन भी दिखा दो, उसको भी रिव्यू कर लेते हैं कि वो कैसे मैनेज है। क्योंकि जब भी आप टेक बेस में जा रहे हो ना, तो इन सब चीजों का काफी ज्यादा मैटर करता है।
क्या आ गया ना ये प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। अपने इसमें ना जब भी आप कुछ भी अपना वर्ड वगैरह लिखते हो, ये ब्लैंक लाइंस मत छोड़ो, मतलब ब्लैंक साइड पे हटा दो। मैं इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आ रहे हो, ऑब्वियसली पता लग ही रहा है ना नेक्स्ट लाइन का, तो ब्लैंक लाइंस थोड़ा सा ठीक है। बाकी हम्म, 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 ठीक है। इसमें ना एक चीज और आप कर सकते हो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एनहांस करने के लिए। जैसे स्किल्स आपने डाली है ना, तो लिंक्डइन के स्किल टेस्ट होते हैं, आपने अगर आइडिया हो आपके पास तो लिंक्डइन ना बेसिकली स्किल टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली जैसे अभी आपकी स्किल सिर्फ लिखी हुई है, उसके बाद ना मतलब एक स्किल के बाद बैज मिल जाता है लिंक्डइन वेरीफाइड का। तो वो चीज काफी एनहांस कर देती है आपकी उसको। तो किसी स्किल के ऊपर ही क्लिक करने से आता था, मैंने भी बहुत टाइम पहले दिया था, मैं बहुत टाइम से वो सब किया नहीं है। इसी में आना चाहिए। पाइथन वाले पे देखते हैं एक बार, एडिट करने से आता था। मैं अभी एक बार सर्च करके बताता हूँ। हाँ, अगर दिखा देता आप मेरे को। इन्होंने बंद ही कर दिया है वो। हाँ, वही मैं सोचूंगी क्या मेरी प्रोफाइल पे से बैठ गया होगा क्या। हाँ, प्रोफाइल दिखो ना। और एक तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट इमेज वगैरह कुछ भी लगा लेना। ठीक है। एंड डेटा, अच्छा अपने यूजर नेम में ही ये डाला हुआ है, यूजर नेम थोड़ा सा मॉडिफाई करना। ठीक है ना, इस तरीके यूजर नेम सही नहीं रहता है। बाकी तो ठीक है। और इसमें ना जब भी आप किसी भी एप्पो का नाम रखते हो, तो जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट एसक्यूएल प्रोजेक्ट है, और सिर्फ लाइब्रेरी मैनेजमेंट रखोगे एसक्यूएल प्रोजेक्ट, मतलब उसमें आप क्या यूज करते हो वो इंटरनली आप मेंशन करते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह में, कभी नाम में नहीं होता, जैसे पावर बीआई यहाँ पे। हाँ, तो कॉलेज डेटाबेस सिस्टम सिर्फ ये नाम रहेगा। नेटफ्लिक्स डेटा एनालिसिस में इसको ना आप डेटा एनालिसिस वाले प्रोजेक्ट को इस तरीके से बताओगे कि भाई आपने एनालाइज किया क्या है। जैसे आपने नेटफ्लिक्स में क्या एनालाइज किया, इस वाले प्रोजेक्ट में क्या एनालाइज किया था आपने। इसमें सर पाइथन की लाइब्रेरीज नहीं नहीं, यूज तो आपने जो भी किया था, जो डेटा था वो किस नेटफ्लिक्स से कौन सा डेटा था, सेल्स का डेटा था, उसकी वॉचिंग का डेटा था, किस चीज का डेटा था। कंप्लीट डेटा था सर, सेल्स का भी और वॉचिंग का भी। तो आपका जो कंक्लूजन वगैरह निकला उसमें आपने फोकस किसी एक ही चीज पे फोकस किया होगा ना। आपने सेल्स पर किया, नेटफ्लिक्स की सेल्स पे किया था ना, तो नेटफ्लिक्स सेल्स एनालिसिस होगा। ठीक है, कि आपका उस डेटा में आपने एनालाइज किया क्या, वो वाला पार्ट में जाता है। ठीक है। तो हाँ, हेल्थ केयर में भी सेम डेटा डेटा एनालिसिस ना एक्चुअली वही एक स्किल है डेटा एनालिसिस। आप क्या डेटा एनालिसिस कर रहे हो वो इस प्रोजेक्ट का नाम होगा। ठीक है ना। हाँ, जैसे सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस है, इसमें आपने क्या एनालाइज किया वो लिख दिया, किसका कैसे किया वो नहीं लिखा। गेटिंग अ पॉइंट, कि ऊपर आपने हेल्थ केयर वगैरह लिखा हुआ है, इसमें आपने वही चीज मेंशन नहीं करी। गेटिंग, किसका किया है। स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस एक्सेल, हाँ इसके अंदर स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस ठीक है, एक्सेल लगाया हुआ है, तो इसमें वो नहीं आएगा। ठीक है। जैसे स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस है, ये एक प्रॉपर प्रोजेक्ट नेम है। ठीक है। और इसके अंदर आपको ना हाइफन लगाने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ स्पेसिस की जरूरत है। हाँ, रेपो के नाम है, स्पेसिस वगैरह से आप कर सकते हो इजीली।
एंड यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि एक ना सिंगल नेम रखें, तो दैट इज मोर एफिशिएंट। जैसे मैं आपको अपना अगर गिटहब दिखाऊं ना, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट है, बट हाँ देखो, जैसे मेरी अगर मैं रेपोज की बात करूँ, सबके सिंगल सिंगल नेम्स है ना, ये सिंगल सिंगल नेम्स हैं। तो दिस इज मोर प्रेफर्ड, क्योंकि पॉइंट है जब भी आप शेयर करते हो कोई भी एक रेपो वगैरह, तो लिंक जाता है, एंड आप स्पेसिस जा रहे हो, तो जो ये आपके में अंडरस्कोर या हाइफन आ रहे हैं ना, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि आपने स्पेसिस डाले होंगे ओरिजिनली। बट वो जब वो लिंक में कन्वर्ट होता है तो वो हाइफन या स्पेसिस लगाएगा, क्योंकि लिंक के अंदर तो स्पेसिस अलाउड नहीं है। तो वो वाले प्रॉब्लम आता है, इसलिए ना जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं मैंने, ज्यादातर आपके सिंगल वर्ड वाले हैं। उसके फिर डिस्क्रिप्शन में आपके वो है कि भाई क्या है ये प्रोजेक्ट। बाकी आप किसी, है ना, बाकी आप किसी भी प्रोजेक्ट को खोलोगे, हाँ, बाकी फिर आपका यहाँ पे प्रॉपर रीडमी वगैरह तो रहता ही है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज चेक कर लेना आपके में, एक बार रीडमी वगैरह चेक कर लेते हैं, जैसे किसी लेट्स वाले में ही देख लेते हैं। रीडमी तो सही बनाई है आपने, रीडमी में तो कोई दिक्कत नहीं है। इमोजी थोड़ा सा, वो इमोजी इज अ प्रॉपर गिव अवे कि ये चैट जीपीटी से लिखवाया है। थोड़ा इमोजीज को कम यूज करो, ठीक है ना। हाँ, बस कुछ नहीं करना, इमोजी रीडमी एडिट करो, इमेज हटाते चले जाओ, बस सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इसमें बाकी फाइल्स कुछ भी नहीं है, पावर बीआई वगैरह की कोई भी फाइल नहीं है इसमें, सिर्फ रीडमी है। देखो कोई और एसक्यूएल वाला खोल लो या कुछ भी खोल लो। हाँ, इसमें सब कुछ है, ठीक है। क्वेरी या डायग्राम स्टेटर, ठीक है। एसक्यूएल एसक्यूएल फाइल हो गई, ठीक है। डेटा डेटा स्केल में आपने डेटा एंट्री करी है, क्या किया है इसमें? इंसर्ट ही किया है आपने, ठीक है ठीक है। डन डन डन। यूजुअली ना प्रोजेक्ट्स में कभी भी अपना डेटा नहीं शोकेस करते हैं, ठीक है। तो जो आपने इंसर्ट वगैरह वाला पार्ट किया है ना, वो नहीं आप डालते हो। मेन जो आपका एनालिसिस वाला पार्ट है queries में, ये ठीक है। मतलब रिज्यूम में पे डालने वाला नहीं है ये प्रोजेक्ट, है ना। ये डायग्राम, ठीक है, तो आप डाल सकते हो इजीली। ये डायग्राम हमने इसको, इस पीएनजी को उसमें यूज किया रीडमी में, रीडमी में यूज कर सकते हो, एक टिप है, या आप इसको रीडमी में भी यूज कर सकते हो भाई। बाकी ये, हाँ, ये डायग्राम को ना रीड में वो HREF करके ही आप मतलब ये तो मार्कडाउन है, तो मार्कडाउन का फॉर्मेट वो ब्रैकेट वाला होता है, ब्रैकेट में नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट में नाम, देन पैरेंथेसिस में लिंक। तो आप लिंक वही अपनी रेपो का पोस्ट करोगे, वो इजीली फेच कर लेगा उसे, ठीक है। तो भाई थोड़े इमोजीज, ठीक है ना, हाँ हाँ। कि आजकल ना मतलब ऐसा नहीं है कि ये नया है, बहुत पुराना हो चुका है ये अब, तो को पता है ये कैसा दिखता है। ये जैसे अगर इसमें देखें, हाउ टू कंक्लूजन से पहले आता है डेटा रिपोर्ट टूल रिक्वायरमेंट में क्या डाला है आपने? रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट है इसमें, ठीक है। तो इसमें वो है, डेटा आ गया। और जो हमने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक बनाई है, इसके अंदर हमने प्रॉपर डेटा स्लैश करके लाइक डेटा इंपोर्ट किया है या फिर नॉर्मली इंपोर्ट किया है? मैंने सर लिंक डाला था वहाँ पे डेटा ना, और रीड सीएसवी फाइल करके। हाँ हाँ, रीड से, हाँ ये प्रॉब्लम है, देखो आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कैसे है कि डेटा वाले फोल्डर है, उसके अंदर आपका डेटा है। यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली रूट में डेटा रीड किया हुआ है आपने, तो वही वो डेटा करके इसे करना, क्योंकि यूजुअली आप कोई भी मैनेजर वगैरह कोई भी आपका प्रोजेक्ट देख रहा है रन वगैरह करके ना, वैसे देखो रन कर बहुत कम करते हैं, बट अगर रन करके देख रहा है और उसका सिंपली उसको कुछ भी कोड में मॉडिफाई करना पड़ रहा है टू जस्ट रन, तो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। तो हाँ हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो होगा ना प्रोजेक्ट जितने भी हो वो ऐसे हो कि बस डाउनलोड हो, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वो फॉलो कर रहा है पर्सन, तो रन हो जाना चाहिए। तो उस चीज को भी थोड़ा सा वर्क करना, बस बाकी तो ठीक है। बाकी आप आई थिंक गिटहब को वैसे यूज करते हो,
आपने एक प्रोजेक्ट पहले अपने पास डेवलप कर लिया फिर अपलोड कर दिया। हाँ, तो उस तरीके से मत क्या करो, थोड़ा-सा ना कमिट्स वगैरह में इश्यू रहता है उससे। तो वैसे एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल कमिट्स होते हैं, बट यहाँ पे जो आपके कमिट्स दिख रहे हैं ना, हर एक प्रोजेक्ट का एक ही बार आएगा क्योंकि आप एक ही बार में अपलोड कर रहे हो। तो गेटिंग अ पॉइंट? हाँ। वही, तो उसका एक-एक कमिट आया हमेशा। आप जैसे प्रोग्रेस हो रही है वैसे-वैसे आप डालते रहो, नहीं मंथली नहीं, मान लो आपने हाँ, थोड़ा बहुत अपडेट हुआ उसको अपडेट कर दिया। हाँ, बिल्कुल, जैसे ये देखो, मैं तो अभी काफ़ी टाइम से गिटहब पे एक्टिव नहीं हूँ। नहीं, मैं जैसे लास्ट में काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ। थोड़ा पार्ट अगर मैं थोड़ा पीछे जाके दिखाऊँ, 2022 का देखोगे, देखो पूरा एक्टिव था मैं ऑलमोस्ट। 2020 में भी ऑलमोस्ट मैं पूरा एक्टिव था। हाँ, इस तरीके से ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा ही भरा हुआ होना चाहिए, बट दिखना चाहिए कि हाँ, आप एक्टिव हो। इसमें ना आपको ये दिख रहा है कि भाई आपने प्रोजेक्ट अपलोड किया, मेरे को ये मतलब देखते ही मैं पता कर रहा हूँ कि आपने अपडेट्स नहीं डाले, आपने सीधा अपलोड किए हैं। तो वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा इश्यू होता नहीं है, बट ये थोड़ा ना आपका जब एडवांस लेवल्स पे जाओगे आप, डेटा एनालिसिस वाला पार्ट चल जाएगा इस पे, बट जैसे आप डेटा साइंस में जाओगे या फिर डेवऑप्स की तरफ उसके बाद जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका मैटर करता है। ठीक है ना? यही सब कुछ टिप्स है, ठीक है? बाकी इन सब पे आप वर्क करना, एंड कोई इश्यू नहीं है उसका, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। डन, 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 डन। डन। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी के लिए इतना ही, अभी आप इस पे इन चीज़ों पे काम करो, फिर आपकी बाकी दोबारा चीज़ें रिव्यू करते हैं एंड उसके ऊपर वर्क कर लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए ठीक है, इतना ही। आप इस एक बार ये रिज़्यूमे वाला पार्ट मेरे को पहले करके दे देना। हाँ। हाँ, हाँ, डन, डन, डन। मेरे को भेज देना आज, ठीक है? और बस 15 मिनट बचे हैं और एक काम करता हूँ, आपको पेपर दे देता हूँ, इतना पेपर रीड कर लो, ठीक है? हाँ, स्मॉक पेन है आपके पास? पेन दूँ? पेन है ना? ठीक है। तो दिस इज़ द पेपर, मैं आपको फिर थोड़े से इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर आपके 6 सेक्शन है, ठीक है? शुरुआत के जो 4 है वो पर टूल बेस्ड है। पहला सेक्शन एक्सेल, दूसरा सेक्शन एसक्यूएल, देन पावर बीआई, देन पाइथन। तो 4 ऐसे हैं, ठीक है? इन चारों सेक्शन में आपके ना 10-10 क्वेश्चन है। आई थिंक 5 एमसीक्यू, दिखाना एक बार। 5 एमसीक्यू होने चाहिए, जहाँ तक है। हाँ, 5 एमसीक्यू हैं, 3 वन लाइनर्स हैं और 2 होंगे इसमें प्रॉपर बड़े वाले। हाँ, तो प्रॉपर बड़े वाले हैं। तो जो 5 एमसीक्यूज़ हैं उनमें से आपको 3 करने हैं, ठीक है? जो 3 ये वाले हैं वन लाइनर्स, इसमें आपको कोई भी 2 करने हैं, और जो लास्ट के 2 हैं फॉर्मूला वाले उनमें से कोई एक। तो 3 टू 1 चलेगा सेक्शन 4 तक, ठीक है? सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 में 2 क्वेश्चन हैं, ये आपके एंड टू एंड वाले होते हैं। ये आप सारे टूल्स को कंबाइन करके इस तरीके से यूज़ करते हो, कोई भी एक करना है इनमें से, ठीक है? नहीं, 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 5th में 2 क्वेश्चन है ना? हाँ, इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है? और सेक्शन इसमें 6 में 1-2 में से चॉइस होती है, 3-4 में से चॉइस है, और 5th वाला आपको करना ही करना है। समझ आया? ठीक है? इसको आपको कभी नोट करना कर लेना, कुछ भी कुछ भी मत लिखना, ठीक है? अपनी आंसर शीट पे आपको अपना नाम, अपना बैच कोड और अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है। ईमेल आईडी वगैरह करो मत करो, डज़न्ट मैटर, 3 मेन इन्फॉर्मेशन है, नेम, फ़ोन नंबर एंड बैच कोड, बस। हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। पता है ना, बाहर बालकनी में जाके लेफ्ट। हाँ। क्या वो?